मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय, यानी समझ लीजिए बरसात का घर। मेघालय में दुनिया की सबसे अधिक बारिश दर्ज करने वाली जगह है। पहले चेरापूंजी को यह रुतबा हासिल था, अब मौसिनराम जो कि ईस्ट खासी हिल्स का हिस्सा है। लेकिन त्रासदी यह है कि यहां पर जल संचय का कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और इस कारण गर्मी के मौसम में यहां के जो शहरी इलाके हैं वहां पर पानी की कमी भी होती है। जिस राज्य में दुनिया में सबसे अधिक बरसात होने वाली दो जगहें हैं, उस राज्य के कुछ इलाकों में पीने की पानी की समस्या क्यों है? क्यों मेघालय को गीला रेगिस्तान कहा जाता है? पानी की समस्या मेघालय में बड़ा चुनावी मुद्दा है। 1861 में चेरापूंजी में 22,987 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन उसके 150 साल बाद यह आंकड़ा गिरकर 11,430 मिलीमीटर तक आ गया। जंगलों का कटना, जनसंख्या वृद्धि, जल संचय के सिस्टम की कमी इसकी बड़ी वजह बनी। गर्मी के मौसम में मेघालय में पीने के पानी की कमी के हालात ये हो जाते हैं कि कुछ इलाकों में लोगों को मीलों दूर जाकर सरकारी पाइपलाइन से पानी लेना पड़ता है। यहाँ लोगों को घरों में पानी बचाकर रखने की आदत नहीं है। मेघालय में कुल 5.89 लाख ग्रामीण परिवार रहते हैं, जिनमें से 93,000 यानी करीब 16% को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मेघालय सरकार ने साल 2020-21 में 87,000 नल कनेक्शन प्रदान किए थे, लेकिन अभी भी मेघालय के कई इलाकों के लिए पानी की समस्या गर्मी के मौसम में बनाती है। अगर लोगों को कपड़े धोकर वो पानी रखना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या है सैनिटरी और फ्लश में यूज करने के लिए, और प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में नल से जल की बात करते हैं, तो धरातल पर क्या हो रहा है ये सबको पता है। आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? पहुंचा है। मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा। ये पैसा कहां गया? बताओ भाई, कहां गया? कौन खा गया? मित्रों, ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। 2019 में स्टेट वाटर पॉलिसी लागू की गई, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बनाने और जमीन के पानी को बर्बाद होने से बचाने पर जोर दिया गया। लेकिन अभी भी जनता में जागरूकता की कमी है। एक दौर था जब बीजेपी को केवल हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुए एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद गेगांग अपांग जरूर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बने, लेकिन उससे पहले और बाद में 2016 तक बीजेपी पूर्वोत्तर में लगभग अनुपस्थित थी। लेकिन स्थितियां 2014 के बाद से बदलनी शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदल दिया। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में 50 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 49 की जमानत जब्त हो गई थी। तब बीजेपी को वहां केवल 1.87% वोट मिले थे और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वहीं सीपीआईएम को 49 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। मेघालय में भी साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में 13 उम्मीदवार उतारे थे, मगर कोई नहीं जीत सका था। अपने 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 51 बार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए और इतिहास बदल दिया।
बीजेपी की जड़ों को जमाने के लिए हर एक प्रयोग किया, विरोधी टैलेंट को अपने पाले में किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा है। अब असम में 2 बार से बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, आज बीजेपी के लिए वरदान साबित हो चुके हैं। आप यहां से थोड़े दूर ही आसाम है। हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम में 8 साल से भाजपा की सरकार है। आसाम में देखिए कैसे विकास होता है, वो आसाम को देखिए। ऐसा ही विकास मेघालय में करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लोटस को, कमल को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी। त्रिपुरा में लंबे समय से वामपंथ का शासन था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय नेताओं को साथ लेकर वामपंथ के दशकों पुराने शासन को उखाड़ दिया। हालांकि इस बार जानी दुश्मन कहे जाने वाले कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन साथ हैं, जिसका असर चुनावों के परिणाम पर कैसा पड़ेगा ये देखना होगा। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। बट कांग्रेस का आइडियोलॉजी अब देखो क्या है। त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं और केरला में लेफ्ट के खिलाफ। वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। असम में AIUDF के साथ लड़ रहे हैं और शिवसेना में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये तृणमूल नहीं करती है। 2016 से 2020 तक के एक आंकड़े के अनुसार 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के मंत्री 50% दूसरी पार्टियों से आए लोग थे। मणिपुर में यह आंकड़ा 80% था और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ आने वाले 100% लोग दूसरे दलों से थे। बीजेपी ने चुनावी रणनीति के हिसाब से पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन और समझौते किए, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर को सड़कों, टनल और पुलों के जरिए शेष भारत से जोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जब पूर्वोत्तर के चेहरे महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित हुए तो पूर्वोत्तर के मन में भी एक विश्वास जागा। नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तवज्जो दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से काम किया गया है, और शुरुआत में ही लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया और फिर एक्शन शुरू हो गया, उसके बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में खड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने 2 बार के कार्यकाल में 38 बार पूर्वोत्तर के दौरों पर गए थे। पीएम मोदी ने पहले ही कार्यकाल में 30 बार से ज्यादा यात्रा की और अब वो आंकड़ा 50 को पार कर चुका है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री जब पूर्वोत्तर के दौरों पर जाते हैं तो एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं।